जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पर स्वागत है। आप सभी के लिए हम YouTube पर मैथ का क्लास लेते हैं। आज हम मैथ का क्लास फिर से लेकर आए हैं, जिसमें आप लोगों के लिए रेलवे और यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। जो मैथ के जैसे एग्जाम में हम पूरे ऑल चैप्टर को मिक्स करके पढ़ते हैं, उसी तरीके से जैसे एग्जाम में आप फील करते हैं पूरा चैप्टर, एक इस चैप्टर का, अगला उस चैप्टर का, अगला उस चैप्टर का, तो आपकी सारी चैप्टर का रिवीजन हो सके, इस तरीके का प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए और जांचिए अपनी तैयारी को कि आप कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक अपनी तैयारी को बना पाए हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए सांख्यिकी से आ गया है। तो आप लोग को ये क्वेश्चन भी रेलवे में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछता ही है, लगभग हर सेट में पूछता है। तो आपको हम इस क्वेश्चन के माध्यम से दो तीन चीजें सिखाएंगे। देखिए कहा है कि हमें क्या पूछा है, बहुलक, आप लोग समझिए। यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया गया है। हमसे पूछा है बहुलक, माध्यिका और माध्य। तो आप पहले इन तीनों चीजों के बारे में जानिए। बहुलक क्या होता है, माध्यिका क्या होती है और माध्य क्या होता है। देखिए बहुलक वो होता है कि इन सभी आंकड़ों में जो सबसे ज्यादा बार आता है उसे हम क्या बोलते हैं, बहुलक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको मोड बोलते हैं, मोड, ठीक है। और माध्यिका क्या होती है, माध्यिका वो चीजें होती है जैसे हम ये पूरी श्रृंखला है, जो भी संख्या है, डाटा दिया गया है, इस डाटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग, मतलब बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में पहले हम क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद जो बीच में आता है वही हमारा क्या होता है, माध्यिका होता है। बीच में आने का मतलब है जैसे अगर आपका विषम, ये आंकड़ों की संख्या जो है, देखिए यहाँ पे जैसे आंकड़ों की संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे देखिए जो बीच में आएगा, बीच में दो संख्याएं आएंगी, क्योंकि जहां सम संख्या होती है वहां पे, जहां विषम होगी, विषम में तो बीच में आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर जब सम हो जाएगा तो सम में क्या हो जाएगा, जो बीच में दो आएंगे उन दोनों का हमें योग करके आधा, मतलब उनका जो औसत होगा वो उनका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। जैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको ये सिखा देंगे। तीसरी बात क्या है, माध्य। माध्य एक प्रकार का औसत है। आप लोग एवरेज पढ़े होंगे, औसत पढ़े होंगे, वही सेम चीज है माध्य। इसमें भी वही है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही उसका माध्य होता है। माध्य एक प्रकार का क्या है, औसत ही है, ठीक है। तो हमें ये तीनों चीजें इस आंकड़ा को देख करके इन तीनों चीजों का मान निकालना है। उसके बाद जो इक्वेशन दिया गया है हम उसको बना के सॉल्व करेंगे, जो हमारा आंसर होगा वो आंसर होगा। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहला ही हमारा काम होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पहले हम इसमें देखिए आंकड़ों को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग, जिसको कहते हैं बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, इसको क्या करेंगे, पहले हम सजाएंगे। तो देखिए पहले क्या है कि हम क्या कर लेते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लेते हैं। बढ़ते हुए क्रम में क्या होता है कि पहले सबसे छोटा, फिर उसके उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ही करते हुए चलेंगे। तो देखिए सबसे छोटा क्या है, 1 है। तो ठीक है, हम यहाँ से क्या लिखेंगे, 1, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1 के बाद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 देखिए इसमें देखिए 1 और कहीं है, नहीं है, 2 आ जाएगा। 2 कितनी बार है, 1 बार है, 1 बार लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद 3 कितनी बार है, 3 हमारा देखिए 1 बार है, तो हम 1 बार क्या लिखेंगे, 3 भी लिख देंगे। उसके बाद क्या है, 4 लिखेंगे। 4 कितनी बार है, 1 2, 2 बार 4 है, तो हम 2 बार 4 लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, 4 के बाद क्या हो जाएगा, 5 है नहीं, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 कितनी बार है, 1 बार है, तो हम यहाँ पे 1 बार 6 लिख देंगे। उसके बाद 7 है, नहीं है। उसके बाद 8 देखेंगे, 8 कितनी बार है, 1 बार है, ठीक है। उसके बाद 9 है, 9 कितनी बार है, 1 बार है, 9 कितनी बार है, 1 बार है। उसके बाद क्या है, 9 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा। 11 कितनी बार है, 1 बार है, ठीक है। हम 11 को भी ले लिए, 9 को भी ले लिए, बचा है कितना, 12। ये 3 भी ले चुके हैं, तो हमारा क्या बचा है, 12। तो देखिए आप लोग जैसे इतना सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, एक बार जरूर काउंट कर लीजिएगा कि हमारा कोई छूटा तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए इसको जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में हमारा दिमाग इतना उलझा रहता है कि हम एक भी अंक अगर छोड़ देंगे तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो हम देखिए अब हमने यहाँ पे ये आंकड़ा लिख लिया है, इसको क्या लिख लिया है, बढ़ते हुए क्रम में, जिसे बोलते हैं असेंडिंग, ठीक है। तो अब हम यहाँ से पहले क्या करेंगे, बहुलक। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा बार क्या आया है, देखिए ये 4 कितनी बार आया है, 4 हमारा कितनी बार आया है, 2 बार आया है।
4 2 बार आया है, बाकी सब कितनी बार है, एक एक बार है। तो इसमें जो बहुलक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बहुलक यहाँ से क्या निकल के आएगा, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, इसे हम मोड बोलते हैं, ठीक है। मोड इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, बीच वाला। तो बीच वाला देखिए, यहाँ से देखिए हम तीन स्थान यहाँ से, सॉरी 4 स्थान यहाँ से और 4 स्थान इधर से बचेगा। बीच में क्या, ये 4 और 6, 4 और 6 के बीच में क्या हो जाएगा, 4 और 6 को जोड़ करके निकालेंगे, 4 और 6, 4 + 6/2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 6 10 हो जाएगा, 10 के बटे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो इनका जो माध्यिका निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। माध्यिका कितना हो जाएगा, माध्यिका इनका 5 हो जाएगा, ठीक है। और क्या निकालना है, माध्य। अब माध्य कैसे निकलेगा, आप लोग को हम बताएं, माध्य एक प्रकार का क्या है, इसका औसत ही होता है। तो उसमें क्या होता है, इन सबको जोड़ करके जितने पद हैं उनसे भाग देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से हम जोड़ेंगे 1 2 3 3 3 3 6 6 4 10 10 4 14 14 6 20 20 8 28, ठीक है। 28 और ये 11 9 20 11 9 20 28 20 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 2 50 और 50 10 60, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। और पद कितने हैं, 10 है। पद कितने हैं, 10 है। 10 से हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 6 है ये हमारा क्या आ गया है, माध्य आ गया है। क्या आ गया है, माध्य। माध्य को अंग्रेजी में कहते हैं, माध्य को मीन कहते हैं, मीन, MEAN, ठीक है। और माध्यिका को क्या बोलते हैं, मीडियन, ठीक है। आप लोग समझिएगा, माध्यिका को क्या बोलते हैं, मीडियन, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ से हमें क्या क्या पता चल गया, बहुलक पता चल गया है, माध्यिका पता चल गया है और माध्य पता चल गया है। हमसे कहा है कि बहुलक गुणे माध्यिका, तो मोड गुणे क्या हो जाएगा, माध्यिका। 4 गुणे कितना हो जाएगा, 5। और उसके बाद क्या बोला है, प्लस माध्य। माध्य कितना निकल के आया अभी, 6 आया। माध्य कितना निकल के आया है, 6 आया है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 5 6 20 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 26। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये दिखने में एक क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसमें 3 क्वेश्चन को शामिल किया गया है, ठीक है। 3 4 कॉन्सेप्ट को एक साथ ही समझ एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन रेलवे में पूछा ही जाता है। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। चलिए देखिए, अब अगला क्वेश्चन हमारा आएगा। अगला क्वेश्चन जो कि है, देखिए कहा है कि किसी निश्चित आंकड़ों के लिए बहुलक जो है वो क्या है, 24.6 तथा माध्य कितना है, 20.1 है। तो उस आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये यहाँ पे देखिए, अभी हम आपको तीनों चीजें समझाए हैं, बहुलक, माध्य और माध्यिका। तो इनमें एक संबंध भी होता है, आप लोग उसको याद कर लीजिए। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। क्या होता है कि मोड मतलब बहुलक बराबर, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका, ठीक है। छोटा करके लिखते हैं, यहाँ पे नीचे लिखते हैं। देखिए बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ठीक है। 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ठीक है। तो यहाँ से हमें देखिए बहुलक दिया गया है। बहुलक कितना दिया गया है, बहुलक 24.6 कितना है, 24.6 है। और क्या दिया गया है हमसे, 3 गुणे माध्यिका हमसे पूछा ही जा रहा है, तो हम इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य कितना है, 20.1 कितना है, 20.1, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जो हमारा आंसर होगा वही होगा। अब यहाँ से हम यम का मान निकालेंगे, हमसे माध्यिका पूछा है तो हम यम का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे हम निकालेंगे, या तो हम कटा दें सबका। देखिए यहाँ से 3 है, 3 को हम यहाँ से कटाएंगे तो 3 8 24 और 3 दूनी 6, ठीक है। और यहाँ पे ये 3 से कटा है तो यहाँ पर ये भी 3 से कटाना पड़ेगा। 3 6 18 और 3 7 21, 6.7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, 12 1 13.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13.4। यहाँ पे ये माइनस में है तो इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो यम का मान निकलेगा, यम बराबर क्या हो जाएगा, ये 8.2 प्लस 13.4, इसको सॉल्व करेंगे तो 13 8 21 21 दशमलव कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जो हमारा
मीडियन निकल के आएगा वो कितना निकल आएगा 21.6, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को इस इक्वेशन से सॉल्व किया जाएगा। ये इक्वेशन आप लोग याद कर लीजिए और इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि हमेशा याद हो जाए। तो आप लोग हमेशा समझिए कि इस तरफ याद करने की कोई जरूरत है नहीं, मतलब इस तरफ आप जान लीजिए बहुलक ही होता है। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है माध्यिका पहले होगा कि माध्य होगा। तो आप लोग हमेशा पहले समझ लीजिए कि पहले हमारा बीच में कौन आना चाहिए, बीच में हमारा माध्यिका आता है। माध्यिका कब आता है, बीच में आता है, तो यहाँ पे बीच में क्या आएगा, माध्यिका। इस तरीके से आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में हमारा माध्यिका आएगा, उसके बाद माध्य आएगा। ये फार्मूला। चलो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया, देखिए कहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 1 है, तो ए बी सी डी के गुणनफल का अधिकतम मान क्या होगा। ए बी सी डी के अधिकतम मान क्या होगा, तो अधिकतम मान क्या हो सकता है बताइए। एक कब हो सकता है, ये आपका एक कब हो सकता है, जब हम इन सभी का मान क्या रख ले, इनका मान ऐसा कौन सा मान रखेंगे कि एक बनेगा। अगर हम यहाँ पे देखिए ABCD का सबसे हमें अधिकतम मान रखना है। अगर हम यहाँ पे एक 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 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो हम एक नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम, देखिए यहाँ पर हम अगर हमें एक बनाना है और ये कुछ भी संख्या अगर हम मैक्सिमम रखना चाहें तो क्या रख सकते हैं, तो देखिए एक नहीं रख सकते हैं, 1/2 को हम ट्राई करेंगे एक बार। 1/2 अगर हम रखते हैं तो कितना होगा, देखिए 1/2 को का स्क्वायर एक ए बराबर, अगर हम ए बराबर ए बराबर हम 1/2 रखे, बी बराबर भी 1/2 रखे, सी बराबर भी 1/2 रखे और डी बराबर भी 1/2 रखेंगे, तो ये हमारा मान संभव हो। देखिए कैसे होगा, देखिए ए का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अगर बी का स्क्वायर करेंगे तो भी 1/4 हो जाएगा, सी का करेंगे तो भी 1/4 हो जाएगा और डी का भी करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन सब का क्या हुआ है, जोड़ हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 1/4 को कितनी बार जोड़ा गया है, 4 बार जोड़ा गया है। 4 बार जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये एक आया है यहाँ पे आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि ABCD का जो अधिकतम मान जो होगा वो क्या रख सकते हैं, वो हम 1/2 रख सकते हैं। ठीक है, इससे बड़ा मान नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम 1/2 रखेंगे तो ABCD हम देख रहे हैं क्या है, ABCD का क्या हुआ है, यहाँ पे गुणनफल हुआ है। तो इन सब का जब हम गुणा करेंगे तब क्या होगा, देखिए 1/4 गुणे 1/4 गुणे 1/4 गुणे 1/4, इन सब का हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा, क्योंकि हमें 1/2 माने हैं ना, हम सबका क्या माने हैं 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ABCD का अधिकतम मान जो हम क्या मान सकते हैं, 1/2 मान सकते हैं। इससे बड़ा मान नहीं मान सकते, क्योंकि हम इससे बड़ा अगर मान क्या माने, अगर हम 1 मानते हैं तो देख रहे हैं ज्यादा हो जा रहा है। ऐसे ही कुछ भी संख्या मानेंगे तो हमारा अलग अलग मान आएगा। तो हमारा जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो ए का मान माना जाएगा वो कितना माना जाएगा, 1/2। ठीक है, तो समझिए 1/2 इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के पावर 4 का मान कितना होता है, 1/16। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1/16। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि जेन एक लॉटरी जीती और इनामी राशि का 1/3 भाग उसे मिलता है। ठीक है, इनामी राशि का 1/3 भाग मिलता है। वह 6000 रुपए जो 1/6वां भाग है दान कर देती है। ठीक है, लॉटरी कितने रुपए की थी। ठीक है, लॉटरी कितने रुपए की थी। तो यहाँ पे हमें देखिए क्या पहले क्या कहा है कि अगर कोई राशि कितनी है, 3 यूनिट कोई राशि है। ठीक है, 3 यूनिट कोई राशि है, तो हम कह सकते हैं कि 3 यूनिट में से उसे कितना 3 यूनिट में से उसे 1 यूनिट मिलता है, बाकी ये 1 यूनिट और 1 यूनिट ये बचा हुआ है, उसमें से 3 में से उसे कितना मिला है, 1 यूनिट मिला है। और कह रहा है कि वह 6000 रुपए जो 1/6वां भाग है दान कर देती है। तो यहाँ पे ये समझना है कि ये किसका 1/6वां भाग है, यही अगर क्लियर नहीं कहा है। अगर 1/6वां भाग 1/6 भाग कितना दिया गया है, 6000, तो उसे टोटल राशि कितनी मिली होगी, उसे इनामी राशि टोटल कितनी मिली होगी, 6 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36,000। ठीक है, तो ये 36,000 तो उसको कितना मिला है, ये तो केवल उसके लिए ये जो जेन है, जेन को लॉटरी वाला मिला है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि पूरी लॉटरी की राशि कितनी थी, मतलब ये टोटल 3 यूनिट का मान कितना था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये 36 1 यूनिट का मान है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे, 36 3 कितना हो जाएगा, 108
1 2 3, ठीक है। 36 3 108 होता है, बाकी 3 0 शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में हमें 108 10,800 मिल रहा है, तो हम इसको करके आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये थी, फिर से हम आप लोग को समझाते हैं, थोड़ा और समझिएगा अच्छे से। देखिए यहाँ पे क्लियर नहीं कहा था कि ये वह राशि 6,000 की राशि जो 1/6वां भाग है वो दान दे देती है, ठीक है। तो देखिए 1/6वां भाग वो जितना पाई है उसका, ठीक है, यही क्लियर करना था, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो 6,000 की जो राशि है वो कितनी भाग है, वो 6 यूनिट कितने यूनिट का मान है, 1 यूनिट का मान होगा, क्योंकि हमें देखिए पहले उसे दान कितना किया है, 1/6 दान किया है, लेकिन यूनिट पैसे में कितना किया है, 6,000 का दान किया है। तो वो जो 1 यूनिट आएगा ये क्या आएगा, ये जेन द्वारा मिला गया राशि होगा, क्योंकि कोई भी संख्या अपने में 100% होगी। ये 100 का 6वां भाग मतलब पूरे में से 6वां भाग वो 6,000 है, तो पूरा भाग कितना हो जाएगा, 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36,000। ये जो 36,000 है ये जेन द्वारा इनामी राशि जो है, लॉटरी की जो जेन लॉटरी में कितना पाए है, 36,000 पाई है। लेकिन ये कौन सा भाग है, ये 1/3 भाग है, ठीक है, मतलब ये 1/3वां भाग पाई है। तो टोटल भाग हमसे पूछा है, अगर ये 1 यूनिट का मान है तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, यही हमसे पूछा है। तो हम 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 108 और उसके बाद 3 0, ठीक है, 1,08,000। तो जो इनामी राशि है टोटल मिला के कितनी है, 1,08,000, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, और यदि कोण A बराबर 45 है तो कोण B का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को समझिए कैसे बनाएगा। एक चतुर्भुज हमें बनाना है और कह रहा है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए इस तरीके में हमें ये पता कर नहीं चल रहा है कि अगर हम ये पता कर लें कि ये कौन सा चतुर्भुज है तो हम आसानी से बना सकते हैं। तो हम पहले ये समझिए कि यहाँ पे देखिए एक की पॉइंट दिया है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित आपको किस तरीके किस चतुर्भुज में किया जाता है, देखिए एक आयत होता है, आयत में भी जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करते हैं। वर्ग होता है, वर्ग में भी विभाजित होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है, हमारा समचतुर्भुज बनता है, उसमें भी जो एक दूसरे को आपस में समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। और क्या कहा है, देखिए अब यहां से हम कैसे समझेंगे कि ये किस चतुर्भुज की बात कर रहा है, ठीक है, ये किस चतुर्भुज की बात कर रहा है, ये हम कैसे समझेंगे। इसको समझने के लिए हमें दिया गया है कि देखिए ABCD, हाँ हर जगह ABCD लिख सकते हैं, ठीक है, ABCD, यहाँ भी ABCD लिख सकते हैं, यहाँ भी CD, यहाँ भी ABC और D लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, कोण का मान, कोण A बराबर 45 डिग्री। तो देखिए ये वर्ग होता है, वर्ग में कभी भी कोई कोण कितना होता है, 90 डिग्री का, और आयत में भी हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का। तो अब यहाँ से हमें ये तो हम कंफर्म हो गए कि ये न तो वर्ग है और न ही आयत है। ये क्या हो सकता है, या तो ये समचतुर्भुज हो सकता है, या तो ये क्या हो सकता है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। बस यही 2 चतुर्भुज हो सकते हैं, ठीक है, तभी ये 45 अंश का कोण बन सकता है और बाकी किसी कंडीशन में नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए तो कोण B का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण B का मान क्या होता है, किसी भी चतुर्भुज में, देखिए किसी भी चतुर्भुज में अगर हम मान लेते हैं कि ये 45 डिग्री है, तो हम जानते हैं अगर समांतर हो या समचतुर्भुज तो उसके सामने का कोण भी बराबर होता है, तो हमारा ये भी कितना हो जाएगा, 45 का हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 45 ये 90 हो जाएगा, तो हम जानते हैं किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। तो 45 + 90 ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 200, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 270। तो एक कोण का मान कितना हो जाएगा, 135। या एक चीज और आप समझ लीजिए कि हमेशा ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोण का योग कितना होता है, हमेशा 180 होता है, हमेशा क्या होता है, 180 होता है। ये समचतुर्भुज में भी होता है और ये समांतर चतुर्भुज भी, दोनों में ये कंडीशन फॉलो करता है। तो अब अगर हमें इस कोण का मान दिया है और इस कोण का मान पूछा है, तो हम क्या करेंगे, 180 में से इसको घटा देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो हमें देखिए A का मान दिया गया था, मान लेते हैं यहाँ पे ABCD, ये दोनों चतुर्भुज में ये काम करेगा, ठीक है। तो अब इन दोनों में से कोई भी चतुर्भुज हो हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से हमें कोण A का मान दिया गया है और कोण B का मान
पूछा गया है, हमेशा ये वाला इन दोनों का योग हमेशा जो पार्श्व जिसको कहते हैं कि पार्श्व भुजा पार्श्व जो इनके शीर्ष, देखिए क्या होता है कि जो देखिए हम लोग आपको बढ़िया से फिगर बना के अच्छे से समझाते हैं, समझिएगा। देखिए हम अभी आप लोग को कहाँ तक समझा दिए कि ये तो ना तो आयत हो सकता है न तो वर्ग हो सकता है, क्योंकि आयत या वर्ग में 45 अंश का कोण कभी भी नहीं बनेगा, हमेशा उसमें 90 अंश का कोण बनेगा। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है कि हमारा या तो समचतुर्भुज बन जाए या क्या बन जाए, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो सम या समांतर दोनों में एक चीज कॉमन ये क्या है वो समझिएगा। उसमें क्या होता है कि जो इसमें कोण भुजा होती है एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। ठीक है, और क्या होता है इनके जो शीर्ष के कोण होते हैं, दो शीर्ष किसी भी दो शीर्ष का कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। जैसे कोण ए प्लस कोण बी, मतलब कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही कोण डी प्लस कोण सी का मान भी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। या कह दे कि कोण बी प्लस कोण सी, उसका भी मान कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसी प्रकार कोण ए और कोण डी का योग करेंगे तो भी 180 अंश होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि हमें इस कोण का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 45, और इस वाले कोण का मान हमसे पूछा गया है। तो किसी भी दो शीर्षों के कोणों का योग कितना होता है, अभी हम आप लोग को बताएं कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में से हम क्या घटा देंगे, 45 घटा देंगे तो हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, 45 ये खुद ही है, इसको क्या हो जाएगा, 180 माइनस 45। यहाँ से 180 में से 45 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 135 अंश। तो यहाँ पे जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 135 अंश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहा है कि एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 4 सेमी है। ठीक है, और इसकी एक विकर्ण 6 सेमी है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को समझना है तो हम फिगर बना के समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। क्या बोला है, समचतुर्भुज, तो हम थोड़ा सा समचतुर्भुज बनाते हैं, समचतुर्भुज बनाते हैं। देखिए देखिए इसे आप एक समचतुर्भुज समझिए। ठीक है, क्या समझेंगे, समचतुर्भुज। तो यहाँ पे देखिए विकर्ण क्या होगा, एक विकर्ण ये होगा और एक विकर्ण ये होगा, ये तो क्या हो जाएंगे, विकर्ण हो जाएंगे। हमसे एक विकर्ण का मान दिया गया है, हमें अगर, और हम जानते हैं कि समचतुर्भुज में क्या होता है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 6 सेमी है, हम कह सकते हैं ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है कि हमसे पूछा गया है कि भुजा की लंबाई भी दी गई है, भुजा की लंबाई दी गई है, भुजा की लंबाई कितनी है, 4 है। एक चीज इसमें और जानना है आपको कि किसी भी समचतुर्भुज में जो एक दूसरे को ये काटते हैं, ये कितने पे काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो ये देखिए 90 है, 90 के सामने एक भुजा है और ये एक भुजा उनके लगा हुआ है और इसका मान हमसे पूछा गया है, तो इसको मान लेते हैं हम, यक्स मान ले। ठीक है, हमसे ये दूसरे विकर्ण का मान पूछा है, तो हम जानते हैं कि ये जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा, तो हम इस भुजा का मान ज्ञात करके जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो इन दोनों इसका मान निकाल के 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करना होता है। अब यहाँ पे देखिए आपको एक पाइथागोरस प्रमेय दिखेगा, देखिए ये क्या कितना बन रहा है, 90। तो यहाँ पे हम एक त्रिभुज देखते हैं कि देखिए यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज बनाएंगे तो हम एक समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 90 अंश का कोण है। ठीक है, ये 90 के सामने कितना है, 4 है, और इसके लगा हुआ भुजा कितना है, 3 है। तो हमें इस भुजा का मान अगर हमें प्राप्त करना हो तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है। अगर हमें आधार का मान ज्ञात करना है तो यक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, रूट में, ठीक है, यक्स स्क्वायर बराबर यक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर, सॉरी कर्ण की स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि अब ये तो हमारा यक्स स्क्वायर का मान आया है, तो यक्स का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये
रूट में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 हो जाएगा। तो 9 में से 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। तो यक्स का मान कितना निकल के आएगा, रूट में 7। ठीक है, यहाँ से हमें यक्स का मान पता चल गया, ये कितना है, रूट में 7 है। तो हमसे यहाँ अगर ये रूट में 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा, रूट में 7 हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि विकर्ण चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये कड़ी में 7 है तो ये भी कड़ी में 7 है। हमसे पूछा है दूसरे विकर्ण की लंबाई, हमें इसकी पता है 6 है, तो इसकी मान कितना हो जाएगा, कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 7। हम जानते हैं कि किसी भी कड़ी को जोड़ते हैं तो क्या होता है, कड़ी में 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कड़ी में 7। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप घातांक और करड़ी पढ़ करके आए हुए हैं। ठीक है, घातांक और करड़ी पढ़ के आए हैं तो अब जानते हैं कि कड़ी में 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√7, जो कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें थियरी था इसलिए समझना जरूरी था। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, 7वां क्वेश्चन। कहा है कि पीटर कस्बा ए से तथा पाल कस्बा बी से है, वे अपनी एक दूसरे के कस्बे की तरफ एक ही रास्ते पर एक ही समय पर शुरू करते हैं और वे रास्ते में एक स्थान पर मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। पाल से मिलने के बाद पीटर जो है वो 13.5 घंटे में गंतव्य स्थान पर जबकि पाल 6 घंटे में पीटर के कस्बे में पहुंचता है। मतलब इन दोनों का अनुपात जो ये वहां ये कंडीशन कैसे बन रहा है, आप लोग थोड़ा सा फिगर समझ लेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, इस पर एक डायरेक्ट फार्मूला बता देंगे आप लोग को, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन लगा लेंगे। तो देखिए एक कह रहा है, पहले आप क्वेश्चन को ही समझना है आपको। क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आसानी से लगा सकते हैं कि हम मान लेते हैं पहले यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। ठीक है, ये कोई कस्बा ए है और ये कोई कस्बा बी है। पीटर मान लेते हैं, यहाँ से पीटर चलना स्टार्ट करता है, पीटर स्टार्ट करता है चलना और कितने की स्पीड से, S1 की स्पीड से। और यहाँ पे कौन है, पाल है। ठीक है, यहाँ पे कौन है, पाल है। पाल जो है वो कितनी स्पीड से चलेगा, S2 के स्पीड से चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए दोनों मिलेंगे, यहाँ जब एक ही स्थान से एक ही समय से चालू करेंगे, दोनों एक साथ एक ही टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं और किसी स्थान पर मिल रहे हैं, तो यहाँ पे जब मिलेंगे तो मिलने का समय होगा वो समान होगा। उतने ही समय में ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जितना समय ए को लग रहा है तो वहां से बी से यहाँ तक पहुंचने में बी को भी उतना ही समय लगेगा। यहाँ पर यहाँ से आते टाइम ये समान समय लग रहा है, लेकिन अब कह रहा है कि यहाँ से बी को यहाँ तक पहुंचने में T1 समय लग रहा है। अगर हम पहले इसको पहुंचाते हैं तो देखिए जो यहाँ पे ए है, अगर ये जो पीटर है, पीटर को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में अगर हम मान लें कि ये T1 समय ले रहा है और यहाँ से B2 यहाँ से पहुंचने में ये T2 समय ले रहा है, तो यहाँ पे देखिए S1 और T1 और S2 T2 हमें 4 चीजें दिख रही हैं, तो इनके बीच में एक संबंध बनता है। उस संबंध को समझिएगा। इनके बीच में संबंध ये बनता है कि S1 अपान S2 बराबर होता है रूट में T2 अपान T1। ये उल्टा होता है, ध्यान देना। ठीक है, ये इस वाले कंडीशन को फॉलो करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि हम क्या माने हैं, पीटर को हम मान लेते हैं S1, पीटर की स्पीड को हम S1 मान लेते हैं और पाल की स्पीड को हम क्या मानेंगे, S2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसका दिया है, पीटर का मान दिया गया है। पीटर का हमें S1 माना है तो S1 का मान हमारा कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये S2 का मान हमसे पूछा गया है। और क्या दिया गया है कि देखिए पीटर जो है वो 13.5 घंटे ले रहा है जबकि पाल जो है वो 6 घंटे ले रहा है। तो हम पीटर को अगर हम S1 माने हैं तो पीटर के जो टाइम लग रहा है उसे हम T1 मानेंगे और जो पाल लग रहा है उसके हम टाइम क्या मानेंगे, T2 मानेंगे। तो T1 बराबर हमें 13.5 पता होगा और T2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो रूट में हम क्या लिखेंगे, रूट में हो जाएगा 6 और 13.5। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो सॉल्व करने के लिए देखिए हम कैसे कर सकते हैं, ये दशमलव में है। ठीक है, ये दशमलव में है तो इसको हम दशमलव खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, हम कटा भी सकते हैं या क्या कर लें, इनका वर्ग कर देते हैं, या तो हम वर्ग कर दें तब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वर्ग कर देते हैं, पूरे समय दोनों पक्षों को हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। दोनों को वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर 900 और ये कितना हो जाएगा, S2 का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60/135। ठीक है, 60/135, 0 से 0 कट जाएगा और ये कटेगा कितना, 15 × 6 = 90।
ठीक है, 15 बार जाएगा। और S2 कितनी बार जाएगा, S2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, अब इसके आगे का हम यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है, या तो हम इसको मिटा करके समझाते हैं। यहाँ पे आगे लिखते हैं, देखिए दिया गया है कि यहाँ पे कितना आया 900 बटे S2 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों पक्षों का हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका वर्क करेंगे तो 900 हो जाएगा, S2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको करेंगे तो कड़ी हट जाएगा, कितना हो जाएगा 60 बटे 135। तो आप लोग देखें कैलकुलेशन को भी समझिए कि कैलकुलेशन कैसे आसान बनाया जा सकता है। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा और ये 6 से कटाएंगे तो 15 6 का 90, कितनी बार जाएगा 15 बार में जाएगा। तो हम यहाँ से अब देखिए आगे लिख सकते हैं कि S2 का होल स्क्वायर, S2 का स्क्वायर बराबर, इसको हम यहाँ पे गुणा होगा और इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 गुणे, और ये 15 135 को क्या लिख सकते हैं 15 गुणे 9, 15 गुणे 9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर हम यहाँ से S2 का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, इनका वर्गमूल निकलेगा। वर्गमूल क्या होता है कि ये 2 है तो 1 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। तो जो S2 का मान आएगा वो कितना हो जाएगा 45। ये क्या है, S2 स्पीड है। स्पीड किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर पहला किलोमीटर प्रति घंटा में है तो ये भी क्या आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में ही आएगा। तो हमारा जो इसका आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये वाला इक्वेशन आप लोग याद कर लीजिए। इस इक्वेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन लगते हैं। आप लोग को जब हम थियरी पढ़ाएंगे तो ये इक्वेशन कैसे आया है ये आप लोग को हम सिखा देंगे बढ़िया से, ठीक है। बाकी अगर आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो बस आप लोग ये याद कर लीजिए और कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहा है कि वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है। अब से 6 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल 231 हो जाएगा, तो वरुण की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को हम कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन अगर देख रहे हैं हम कि ऑप्शन इनके काफी दूर दूर हैं तो हम ऑप्शन मेथड को यूज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कहा है कि वो तो वरुण की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वरुण की आयु अगर हम मान लेते, वरुण की आयु बहन की आयु से क्या है 3 गुनी है। पहले यहाँ पे देखिए वरुण और उसकी बहन है ना, बहन को हम सिस्टर कह देते हैं, वरुण और उसकी बहन, बहन की आयु से 3 गुनी। अगर हम इसको 1 माने तो इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 3, इसकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है, कितना दिख रहा है 3, तो 3 का मल्टीपल ही होगा कोई, ठीक है। 3 का मल्टीपल देखिए ये 13 हो सकता है, नहीं हो सकता है, 5 हो सकता है, नहीं हो सकता है, या तो 15 होगा या तो 39 होगा, ठीक है। हम 2 ऑप्शन को छाड़ लिए हैं। और क्या कह रहा है कि उनके जो उनके वरुण की आयु उनकी बहन की आयु की 3 गुनी है अब से 6 वर्ष के बाद। अगर 6 वर्ष के बाद अगर हम ज्ञात करें, अगर हम मान लेते हैं कि वरुण की आयु 15 है, अगर वरुण की आयु 15 है तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। और इसकी बाद अगर हमारा कह सकते हैं अगर इसकी 15 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3 का मान 15 तो 1 का मान कितना हो जाएगा, इसकी बहन की आयु 5 हो जाएगी। और 5 में 6 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 का गुणा करेंगे, 11 1 का 11, 11 दूना 22, 22 और 1 23, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम वरुण को आयु 15 मानते हैं तो इस क्वेश्चन को 15 मानेंगे तो 231 आ जाएगा। इनका गुणनफल कितना होना चाहिए 231 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो रहा है, अगर हम 21 को 11 से गुणा करेंगे, अगर इन दोनों की आयु को गुणा करेंगे 6 साल बाद वाले में, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है 231। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, ठीक है। अब बाकी आप इसे इक्वेशन बना करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्मार्ट अप्रोच सीखना चाहते हैं तो ये ऑप्शन मेथड भी बहुत ही बेहतरीन मेथड होता है ये आयु वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा आ गया है, कहा है कि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर किसी दर पर 2 वर्षों में 2420 और 3 वर्षों में कितना हो रहा है 2662 हो रहा है। तो ब्याज का आकलन कीजिए वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किया गया। तो धनराशि वार्षिक रूप से ब्याज की दर और धनराशि ज्ञात करना है, मतलब दर और प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए दूसरा वर्ष और ये तीसरा वर्ष है, ठीक। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम रेट निकालना हो अगर तो रेट हम कैसे निकालेंगे, देखिए कि 2400 दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए यहाँ पे ये प्रिंसिपल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर होगा कितना है 2662 है और ये कितना है 2420, ठीक है 2420। यहाँ से आंसर निकालेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा CI निकल के आएगा। जो इनका 1 वर्ष का CI है वो कितना हो जाएगा 2 और इसमें से निकलेगा तो कितना हो जाएगा 4
और इसे यहाँ से निकालेंगे 2, 2 में से 0 गए 0, तो ये 242 रुपये मिला है। 242 रुपये ये ब्याज किस पर मिला है, कितने पर, 2420 पर, 2420 पर मिला है। तो इसका रेट निकालना हो तो 100 से गुणा करना पड़ता है। आप लोग जानते हैं यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, ये 242 से 242 कट जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कितना निकल के आया, 10%। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा रेट निकल के आएगा। ठीक है, हमारा जो दर है इसका, ब्याज का दर कितना है, 10% है। तो इस क्वेश्चन को हम बिना सॉल्व किए भी आंसर कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे 12% दिया है, ये नहीं हो सकता है, 15% नहीं हो सकता है, 5% नहीं हो सकता है, तो 10% सिर्फ एक ही स्थान पे है, तो ऑप्शन नंबर हम बी को मार करके चल जाएंगे। सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, बाकी ऑप्शन मेथड से हम इस क्वेश्चन का एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से अगर रेट हमें पता चल गया है तो अमाउंट जो इनका जो प्रिंसिपल होगा वो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर हमें, ये तो मान लीजिए हम ऑप्शन बता दिए हैं, आप लोग को अगर लगाना हो तो कैसे नहीं लगा सकते हैं कि देखिए ये दूसरे और तीसरे वर्ष का दिया गया है, तो ये देखिए रेट हमारा कितना है, 10% है। ठीक है, 10% है, तो ये जो अमाउंट दिया गया है कितना है, 2420 रुपया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी रेट में अगर 10% है तो 10% है तो उसका 2 वर्ष का जो ब्याज होगा, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा। जानते हैं कैसे होगा, ये वाला सक्सेसिव वाला आप पढ़े हैं, 10 + 10 + 10 × 10/100, यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाता है, 21%। तो 2 वर्ष का 10% की दर से 2 वर्ष का जो ब्याज होगा कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा। तो देखिए अमाउंट, ये तो हमें क्या दिया गया है, अमाउंट दिया गया है, 2 वर्ष का अमाउंट दिया गया है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 + 21 कितना हो जाएगा, 121 यूनिट। 121 यूनिट का मान हमें दिया गया है और कितने का पूछा गया है हमसे, 100 यूनिट का मान पूछा गया है। तो इसको कटाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा, तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 2000। तो 2000 ये क्या आ जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। 2000 क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, और रेट कितना हो जाएगा, 10%। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि हम जानते हैं कि ऑप्शन को देखेंगे, 10% अगर हमारा रेट आ गया है तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सब अलग अलग रेट दिया गया है, 10% वाला हमारा सही हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है, स्मिता ने 15% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 75,000 रुपए ऋण लिया। वह धनराशि उसने अपने मित्र को ठीक उसी दिन उसी ब्याज की दर पर लेकिन वार्षिक चक्रवृद्धि के हिसाब से ऋण दे रही है। ठीक है, 2 साल बाद वो कितना लाभ अर्जित करेगी। तो कि इस तरीके के क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे देखिए, पहले उसने लिया है साधारण ब्याज पर और अगले वाले को दे रही है चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो उसको प्रॉफिट कितना होगा, समझिएगा। प्रॉफिट उसको यही होगा कि कितने वर्ष के लिए दिया गया है, देखिए कितने वर्ष के साधारण ब्याज की दर पर 75,000 ऋण लिया, वो धनराशि उसने अपने मित्र को उसी ठीक दिया गया, लेकिन 2 वर्ष वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से दिया है। 2 साल के बाद हमारा टाइम निकल के आया, कितना है टाइम, कितना है 2 साल। तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज क्या होता है, अगर 1 वर्ष का 15% है तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। 30% या क्या हो जाएगा, CSI हो जाएगा। और देखिए जो स्मिता है, स्मिता क्या है, अगले को दिया है कि अपने लिए वो साधारण ब्याज पे लिए है और दूसरे को कितने में दे रही है, ब्याज की दर वही है लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर दे रही है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर देगी तो क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का अगर हम 15% का 2 वर्ष का सक्सेसिव निकाले तो कितना हो जाएगा, 15 वर्ष का कितना हो जाएगा, 15 + 15 प्लस कितना हो जाएगा, 15 × 15/100। तो देखिए 15 कितना हो जाएगा, 30 प्लस कितना हो जाएगा, ये 15 में 225/100। 225 करेंगे तो 2.25%। तो जो स्मिता को देखो 30% तो ये होगा ही, और उसके बाद 2.25% इसे एक्स्ट्रा मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे देखिए 2 वर्ष का उसे ये साई कितना ब्याज देना होगा, 30% उसे देना होगा, और उसे एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 2.25%। हम कह सकते हैं कि यही उसको प्रॉफिट होगा। तो 75,000 का टोटल अमाउंट कितना था, 75,000 है। 75,000 का हमें कितना ज्ञात करना होगा, 2.25/100। इसका मान अगर हम ज्ञात कर लें तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही से प्रॉफिट होगा। हमसे पूछा है कि उसके द्वारा अर्जित लाभ क्या होगा, उसके द्वारा अर्जित लाभ यही होगा जो CI उसका मान है। तो 2.25% का उसे लाभ होगा। तो 0 से 0 हम कटा सकते हैं, 1 डिस्प्लो कटाएंगे तो ये यहाँ जाएगा, या 1 0 हम रहने देते हैं नीचे, तो यहाँ पे अगर हम 10 रहने देते हैं तो ये 225 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 750। तो इसका हम गुणा करके बाद में 10 से हम भाग दे देंगे। तो देखिए 5 से 5 का गुणा करेंगे हम, 225 में 75 का गुणा करते हैं तो क्या होगा, देखिए 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 10 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 × 1 = 11। ठीक है, और उसके बाद
7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पच्चे 35, ठीक है, 7 पच्चे 35 और 7 दूनी 14, 7 पच्चे 35, 7 दूनी 14, 3 17, ठीक है। हम देखिए आखिरी के दो डिजिट हम चेक कर लेते हैं, या 3 डिजिट, 2 या 3, देखिए यहाँ पे 7.5 है, यहाँ पे 3 जगह है, तो हम आखिरी के 3 डिजिट अगर ज्ञात कर लेते हैं तो भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए 5 से 5 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 और 7 1 8, आखिरी के 3 डिजिट कितना होना चाहिए 875, 875 यहाँ पे है, 875 यहाँ भी है, ठीक है। तो और आगे चेक करना पड़ेगा, एक अंक हमें और चेक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से कितना हुआ था 7 दूनी 14, 3 17, हासिल लगा था 1, 7 दूनी 14 1 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 6 8 7 5, 6 8 7 5, मतलब 6 8 7 5 किसमें है, देखिए 6 8 7 5 इसमें है, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा, सही होगा, ठीक है। इस तरीके से इसे रियल में से लाभ क्या होगा, अगर ये साधारण ब्याज पर लिए, उसी रेट पर लिए है और उसी रेट पर दूसरे को दे दिए है, ठीक है। लाभ क्या क्यों हो रहा है, लाभ इसलिए हो रहा है कि लिया उसने साधारण ब्याज पर है और दूसरे वाले को कितने में दे रही है, चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज में जो अंतर होगा वही उसका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो उनका जो अंतर होगा कितना हो जाएगा 2.25% का, तो उसे 2.25% का लाभ होगा, कितने पर होगा 75,000 पे। यही 75,000 का 2.25 अगर हम निकालेंगे तो आएगा 1687.5, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहा है कि 16,400 की राशि उधार ली जाती है और इसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्षों में चुकाया जाता है, वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए। मतलब हमें किस्तों की राशि पूछ रहा है कि एक किस्त में कितनी राशि दी गई है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त निकालना बहुत ही आसान होता है। क्या होता है कि रेट हमें पहले पता होना चाहिए, रेट क्या है 5% है। 5% का रेट अगर हम इसका फ्रैक्शन निकालें तो क्या होता है 1/20 होता है। तो देखिए पहले वर्ष में वो कितना हो जाएगा 20 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। दूसरे वर्ष के लिए भी कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ष क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और यहाँ से कितना हो जाएगा 441। दूसरे वर्ष में क्या होता है इसका स्क्वायर हो जाता है। और हमसे कहा है कि वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए जो समान किस्त है। किस्त क्या है, समान है। यहाँ पे देखिए किस्त 21 है और यहाँ पे 441 है। यहाँ पे अगर हम 21 का गुणा करते हैं तो हमें यहाँ भी 21 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। हमसे कहा है कि भुगतान की राशि 16,400 में क्या प्राप्त है, ये इसकी उधार ली गई राशि है। उधार ली गई राशि कितनी हो जाएगी 21 दूना 42, 420 प्लस 400, ये इसका क्या हो जाएगा उधार ली गई राशि हो जाएगी, और जो किस्त हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 441। तो यहाँ पे देखिए कितना है 4,820, हमें 16,400 कितने यूनिट का मान है 820 यूनिट का मान है, और हमसे पूछा कितने का है 441 यूनिट का मान हमसे पूछा गया है। यही उसका किस्त हो जाएगा, प्रत्येक किस्त यही हो जाएगा 441। तो हम अब यहाँ से कटाते हैं, देखिए कितनी बार जाएगा 8 दूनी 16, ये देखिए 2 बार में जाएगा और एक जीरो और कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 गुणे 441, ठीक है। तो जीरो का गुणा यहाँ पे कर देंगे, जीरो हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और 441 दूना कितना हो जाता है 882, कितना हो जाएगा 882। तो जो इसका जो किस्त होगा, एक किस्त कितने का हो जाएगा 8,820 रुपए का। 8,820 किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा है कि वह साधारण ब्याज की दर ज्ञात करे जिस पर धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 5 गुना हो जाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को समझना है कि कोई धनराशि अपने में कितनी परसेंट होती है 100% होती है, ठीक है। कितनी गुना हो रही है, कितने गुना 5 गुना। 5 गुना होने का मतलब है 500% हो रही है। कितना हो रहा है 500% हो रहा है। तो 100% से 500% होने में उसे कितने की वृद्धि हुई है 400% की वृद्धि हुई है। इस 400% की वृद्धि होने में उसे कितना समय लगा है 10 वर्ष लगा है, ठीक है। तो हम 10 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो इससे पता चलेगा कि प्रत्येक वर्ष जो उसकी ब्याज की दर है कितनी है 40%। अगर 40% की दर से प्रत्येक वर्ष ब्याज होगा तो 5 वर्ष में वो कितना हो जाएगा 4 गुना, उसका 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। क्या किए 100% हमारा कोई मूलधन होता है, और अगर 5 गुना हो रहा है तो वो कितना हो जाएगा 500% हो जाएगा, और 500% होने में उसे कितने की वृद्धि हुई है 400% की वृद्धि हुई है, ठीक है। 400% की वृद्धि कितने वर्ष में हुई है 10 वर्ष में। एक वर्ष में जो वृद्धि होती है वही उसका क्या होता है दर होता है, ठीक है। वही उसका क्या होता है दर होता है। हमसे दर ही पूछा गया है, कितना हो जाएगा 40%।
अगला क्वेश्चन देखिए, कहा है करण श्याम से 2 गुना तेजी से कार्य कर सकता है। ठीक है, हमें करण और श्याम का क्या दिया गया है, क्षमता का अनुपात। करण और श्याम, करण जो है वो श्याम से 2 गुना, अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और क्या कहा है कि एक साथ करते हुए वे एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोनों अगर एक साथ करेंगे तो उनका क्षमता क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितने दिन में, 20 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है कि करण अकेले उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है। करण की क्षमता कितनी है, 2 है, तो इसी काम को हम 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 दिन। तो करण जो है वो अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, बहुत ही आसान होता है ये चैप्टर टाइम एंड वर्क का। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा है कि पी और क्यू अलग अलग एक काम को क्रमशः 6 और 8 दिनों में कर सकते हैं। हम अगर ये पी को मान लें, ये हम क्यू को मान दें, ये कह रहा है कि 6 दिन में पी जो है वो 6 दिन में कर सकता है और क्यू जो है वो 8 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों आर की सहायता से 3 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। कह रहा है कि पी प्लस क्यू प्लस आर क्या हो गया, कितने दिन में, 3 दिन में कर लेंगे। ठीक है, यदि कुल मजदूरी 3200 रुपए है तो आर को कितनी धनराशि दी जानी चाहिए। तो देखिए, मजदूरी हमेशा किस पर मिलता है, मजदूरी आपको हमेशा काम पर मिलता है। ठीक है, क्षमता पर नहीं, काम पर मिलता है, आप कितना काम किए हैं। तो ठीक है, अगर समय समान है तो जिसकी क्षमता ज्यादा होगी उसे ज्यादा मजदूरी मिलेगा। तो कुल मिला के ओवरऑल आपको मजदूरी हमेशा काम पर मिलती है, तो आप जितना काम करेंगे। तो अब देखिए यहाँ से अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए एक काम मानना पड़ेगा। काम क्या मानेंगे, इनका हम एलसीएम मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, आप एलसीएम मानने के लिए सबसे बड़े वाले को पकड़ते हैं और उसका मल्टीपल चेक करते हैं किस पर दोनों आके मिलते हैं। तो देखिए 8 दूनी 16 में ये नहीं मिलेगा, 8 त्रिक 24, 24 में देख रहे हैं दोनों मिल जाएंगे। 6 चौके 24 और 3 अठे 24। तो यहाँ से पी की जो क्षमता हो जाएगी 6 में 24 में 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यू की कितनी क्षमता हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और पी प्लस क्यू प्लस आर की क्षमता कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से पी और क्यू की क्षमता हमें पता चल गई है, 4 और 3 है। तो आर की क्षमता कितनी हो जाएगी, 8 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम आर की जो क्षमता हम क्या प्राप्त कर लिए हैं। हमें अब क्षमता पता चल गया है और कहा है कि यदि पूरा कर वे दोनों आर की मदद से 3 दिनों में काम पूरा करते हैं। यदि कुल मजदूरी कितनी है, 3200 है, तो आर को कितनी दी गई है। ठीक है, तो हम देखिए अब इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करेंगे कि देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है कि पी और क्यू अलग अलग किसी काम को 6 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ठीक है, पी और क्यू का जो कितना है, पी कितना है 6, क्यू कितना है 8 है। तो ठीक है, और क्या कह रहा है कि वे दोनों आर की मदद से काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि कुल मजदूरी 3200 रुपए है तो आर को कितनी धनराशि दी जानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इनका क्षमता निकालें तो क्या हो जाएगा, इनका क्षमता निकालने के लिए हमें क्या मानना पड़ेगा, एक काम मानना पड़ेगा। काम को कितना मान सकते हैं, इनका एलसीएम 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा। तो पी की जो क्षमता हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और क्यू की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, और हमसे क्या कहा है कि यदि उसमें आर की मदद से वो काम को 3 दिन में पूरा कर लेता है। तो 3 दिन में देखिए 3 दिन में पी और क्यू कितना काम करेंगे, 3 दिन में पी करेगा कितना, एक दिन में अगर 4 काम कर रहा है तो पी जो है वो पी कितना करेगा, 12 काम करेगा। और उसके बाद क्यू कितना करेगा 3 दिन में, क्यू का जो क्षमता हो जाएगी, एक दिन की अगर 3 है तो 3 दिन की कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो 12 9 कितना हो जाएगा, 21 काम तो पी और क्यू कर लिए हैं। तो बचा हुआ काम कौन कर रहा है, आर कर रहा है। तो 24 में से 21 बचा, मतलब आर कितना काम किया है, आर जो काम किया है वो 3 काम किया है। ठीक है, हमें टोटल मजदूरी जो मिलती है वो काम पर मिलती है। तो पी ने 12 काम किया है, क्यू ने 9 काम किया है और आर ने 3 काम किया है। ठीक है, तो इन सब का योग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 24। तो 24 वाले काम का ये 3200 रुपए टोटल 24 काम जो करता है उसके लिए है। लेकिन हमसे पूछा किसका गया है, आर के द्वारा। तो आर ने कितना काम किया है, इसमें से 3 काम आर ने किया है। तो हम 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 3 अठे 24 और 8 दूनी 16। तो जो आर को मिलेगा वो कितना मिलेगा, 8 चौके 32, सॉरी गलती कटा दी है। टोटल ये 3200 रुपए था। ठीक है, 3200 रुपए था। ये कितने का,
ये टोटल 24 यूनिट, जो ये 24 टोटल हमारा काम माने हैं, इस 24 काम को अगर करेंगे तो 3200 रुपए मिलेगा। लेकिन उसमें से आर ने कितना काम किया है, 3 काम किया है, तो हम आर का निकालेंगे तो 3 से गुणा करेंगे, 3 से करेंगे तो ये 8 बार 8 चौके 32, 400। तो जो आर को पैसा कितना मिलेगा, 400। ठीक है, आर को कितना मिलेगा, 400। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा है कि एक लड़के के पास कुल 60 रुपए हैं, जिसमें से 5, 6, 8 के अनुपात में है। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों शामिल है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें तो अगर आप इक्वेशन बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है, इसका सबसे आसान तरीका होता है ऑप्शन मेथड। ठीक है, तो ऑप्शन मेथड को कैसे हम चेक करेंगे, कैसे लगाएंगे, समझिए। कहा है कि लड़के के पास कुल 60 रुपए है, जिसमें से 5, 6, 8 के अनुपात में है। ठीक है, कितने के अनुपात में है, 5, 6 और 8। और पैसे कैसे हैं, 50। 1 रुपए को हम लिख सकते हैं क्या, 100 पैसा। 50 पैसे को लिख सकते हैं 50 पैसा। और क्या लिख सकते हैं, 25 पैसे को 25 पैसे लिखेंगे। ठीक है, अब सबको हम पैसे में ला दिए हैं। ठीक है, कहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या याद कीजिए। 25 पैसे सिक्कों की संख्या की रेशियो कितना है, 8 का है, तो वो संख्या जरूर 8 से कटनी चाहिए। 8 से कटने वाली कौन कौन सी संख्या है, देखिए 8 से ये 32 कट सकते, 30 कटेगा, नहीं कटेगा, 42 भी नहीं कटेगा, या तो 32 होगा या तो 48 होगा। अभी हमें देखिए 2 ही ऑप्शन बचे हैं, अभी 2 ऑप्शन में से हम चूज करेंगे, जिससे हमारा प्राप्त हो जाएगा, हम वही हो जाएगा। तो देखिए अगर हम 8 यूनिट, अगर हम मान लेते हैं कि जो 25 पैसों की संख्या है वो अगर 32 है, अगर इसकी संख्या में 32 प्राप्त हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं 8 चौके 32, 1 यूनिट का मान 4 है, तो 6 चौके 24। 24 सिक्का किसका हो जाएगा, ये 50 पैसे का हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कितना आया था, 8 चौके 32 मतलब 4 आया था, तो 4 पंचे 20 सिक्का। 20 सिक्का किसका हो जाएगा, 1 रुपए का। तो अगर हमें प्राप्त करना हो कि राशि कितनी हो जाएगी, 20 रुपए का से हमें क्या प्राप्त होगा, 20 रुपए प्राप्त होगा, प्लस ये 24 50 पैसे की सिक्का संख्या 24 है, तो कितना पैसा बनेगा, 12 रुपए बनेगा, उसका आधा बनेगा। ये 32 है, 32 का 1/4 बनेगा, क्योंकि 25 पैसा, 1 रुपए में 4 25 पैसे आते हैं, अगर हम 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देख रहे हैं हमारा कितना बनना चाहिए, टोटल रुपए 60 रुपए बनना चाहिए। तो यहाँ से 60 रुपए नहीं बन रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, क्योंकि देख लीजिए 12 और 8 20 20 20 40 ही रुपए बन रहा है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब हम अगला वाला चेक करेंगे। अगला वाला हमारा क्या है, 48 है। 48 को हम, अगर हमें लगा एग्जाम में बैठे हैं तो हमारा अगर ये नहीं आया तो हम इसको मार के आगे चल जाएंगे। ठीक है, या अगर हम इसको चेक करते यही आ जाता तो यही हो जाता हमारा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑप्शन मेथड से भी क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। अगर हम यहाँ समझिए आप, अगर हम कह दें कि 25 पैसों की संख्या कितनी है, 48 है, तो कितनी बार गया है, 6 बार। यहाँ से कितनी बार गया है, 6 बार, तो 6 के 36 सिक्के ये हो जाएगा, और 6 पंचे 30 सिक्का ये हो जाएगा। अगर हम याद करें कि 1 रुपए की संख्या अगर 30 सिक्का 1 रुपए का है, तो हम कह सकते हैं ये कितने रुपए हो जाएगा, 30 रुपए हो जाएगा। और क्या आ रहा है, 36 सिक्का 50 पैसे का है, तो ये कितना हो जाएगा, 18 रुपए हो जाएगा। अगर ये 48 सिक्का 25 पैसे का है, तो 4 से भाग होगा, क्योंकि 1 रुपए में 25 पैसे कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। अब इसको अगर हम ऐड करेंगे तो देखिए 60 होना चाहिए, हमारा कुल टोटल पैसा कितना होना चाहिए, 60 रुपए। 30 रुपए तो ये है, 18 और 12 मिला करके भी 30 हो जाता है, तो 30 ये होता है, तो टोटल हमारा 60 रुपए आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो 25 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25 पैसे सिक्कों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 48 रुपए। ठीक है, ऑप्शन मेथड से भी इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेज लगाया जा सकता है। ये तो हम आपको समझाने के लिए 2 तरीके दोनों चेक करके बताए हैं। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं, इसको अगर चेक किए नहीं आया तो ये तो कंफर्म हो जाएगा, इसको चेक कर रहे हैं यही आ रहा है तो यही हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहा है कि सूरज के पास 50 पैसे, देखिए उसी पर सेम क्वेश्चन बना है, आप लोग फिर से लगाइएगा। कहा है कि सूरज के पास 50 पैसे, 1 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, अनुपात कितने का है, 8, 5 और 9 का। ठीक है, ये सिक्कों का अनुपात है। और क्या है कि 50 पैसे, 1 रुपए और 50, ये हमारा 50 पैसा है। 1 रुपए को हम लिख सकते हैं 100 पैसा, और इस 5 रुपए को लिख सकते हैं 500 पैसा। ठीक है, या 5 रुपए ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सूरज के पास कुल राशि कितनी है, 600
48 रुपए है, तो उसके पास 50 पैसों की सिक्के की संख्या कितनी होगी? 50 पैसों के सिक्कों की संख्या की रेशियो कितना है? 8। वो संख्या 8 से जरूर करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए 60 जो है वो 8 से नहीं कटेगा, ये 8 से कट रहा है, 8 एक का 8, ये भी 108 भी नहीं कटेगा 8 से। ठीक है, हमारा कटने वाला कौन सा है? 8 से ये कट जाएगा क्या? 8 एक का 8, 8 2 16 ये कटेगा, और ये 84 भी नहीं कटेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही सॉल्व हो गया। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं 8 से, क्योंकि जो संख्या इनका अगर रेशियो 8 है तो वो संख्या भी 8 से कटनी चाहिए। तो 8 से कटने वाली संख्या कितनी है? एक ही है। अब देखिए इस क्वेश्चन को लगाकर चेक करते हैं हमारा सही हो रहा है कि नहीं। ये तो आपको एग्जाम में अगर बैठे हैं तो एग्जाम में कैसे अप्रोच बनानी चाहिए ये भी हम आपको सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम ऑप्शन ए को मार्क करके आगे चल देते हैं। अभी देखिए ये सही है कि नहीं हम साबित करते हैं। कैसे होगा? देखिए कितना है? 96। अगर ये 96 सिक्का कितने का है? 50 पैसे का है, तो हम कह सकते हैं कि ये कितनी बार जाएगा? 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 कितनी बार गया है? 12 बार। तो सब में 12 का गुणा करेंगे, 12 पंचे 60 सिक्का कितने का हो जाएगा? 1 रुपए का, और 12 नौइया 108। ठीक है, 12 नौइया 108 होगा। ये कितना? 108 सिक्का किसके हो जाएगा? 5 रुपए के। तो अब हम ज्ञात करेंगे। देखिए 50 पैसे के 96 सिक्का है तो कितना रुपए हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये 48 रुपए हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये देखिए सिक्का 100 पैसे को हम 1 रुपए कहते हैं। 1 रुपए की सिक्का की संख्या कितनी है? 60 है, तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। और ये 108 है, 108 5 रुपए के सिक्कों की संख्या है, तो 108 को हम 5 से गुणा करेंगे तो टोटल वैल्यू पता हो जाएगा। 105 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 540, क्योंकि 108 में 5 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 108 है। तो अब इसको हम ऐड करेंगे तो देखिए हमारा कितना होना चाहिए? 648 होना चाहिए। 648 हो रहा है कि नहीं? 540 और 60 को जोड़ेंगे तो 600 हो जाएगा, और 600 में जोड़ेंगे 48 तो 648 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला देखिए, कहा है 10%, 15%, 20% क्रमिक छूट के तुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कई तरीके से लगा सकते हैं। तो हम इसको देखिए ये जो हमें दिख रहा है इसको हम देख रहे हैं कि हम इसको फ्रैक्शन में बहुत छोटा छोटा कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन मेथड से लगा सकते हैं इसको। 10% का फ्रैक्शन हमारा कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। 10% का अगर छूट दे रहा है, 10% का 1/10 हो जाएगा। 15% का कितना हो जाएगा? 3/20 हो जाएगा। और 20% का कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। छूट देने पे क्या होता है? छूट अगर कोई राशि 10 से कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी, 1 का छूट देगा। और कोई राशि 20 है, 20 में 1 छूट देगा तो कितना हो जाएगा? सॉरी 20 में कितना छूट दे रहा है? 3 छूट दे रहा है। ऊपर वाला 3 होता है तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और ये 5 यूनिट नीचे वाला है, 5 एक का डिस्काउंट दे रहा है तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कटाएंगे तो 4 पंचे 20। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा? 5 बचे 25, मतलब 250। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 250। और ये 17 नौइया 153। ठीक है, 17 नौइया कितना होता है? 153। 250 की कोई वस्तु 153 के बीच बिक रही है तो कितने का छूट मिला है? तो घटा के चेक करेंगे। 250 में से 153 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये 24, सॉरी इसमें क्या हो जाएगा? 24 में से 15 जाएगा तो कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, तो ये 97 रुपए का उसे क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है। कितने पर मिला है? 97 रुपए का डिस्काउंट 250 पर मिला है। इसको हम 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? हमें देखिए 25 एक्का 25 और 25 चौके 100। यहाँ पे 10 लाइएगा, 10 लाने पे आसानी होती है कैलकुलेशन करने में। 4 सते 28, ठीक है, और 4 9 36, 2 38। 38 आ गया। 38/10 को हम लिख सकते हैं क्या? 38/10 को 10 को हटाएंगे तो एक अंक पे क्या हो जाएगा? दशमलव हो जाएगा। 38.8%। जो समतुल्य छूट मिलेगा कितना मिलेगा? 38.8%, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी होगा। ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेशन को भी सीखिए और एग्जाम में अप्रोच को भी सीखिए, कैसे अप्रोच करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा है कि 2 और 98 के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, प्रथम अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, ऐसे ही पूछता है। तो यहाँ पे मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है? मध्य अनुपात बराबर होता है कि मध्यानुपात जिसे बोलते हैं, मध्यानुपात बराबर होता है रूट में ए बी, ए इंटू बी। इसको हम ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रूट में क्या होगा? 2 गुणे 98। ठीक है, 2 गुणे 98 को करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं 2, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 49। ठीक है, अब हम इसको अगर रूट में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 निकलेगा। और यहाँ पे 49 का रूट कितना होता है? 7। कितना हो जाएगा?
14। ठीक है, तो जो इसका मध्य अनुपाती होगा वो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहा है कि किसी कक्षा में 18 लड़कों को एक टेस्ट प्राप्त 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत कितना है, 16 है। ठीक है, जबकि कक्षा के कुल 30 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 18.1 है। तो लड़कियों के प्राप्तांक क्या है, टोटल कक्षा में औसत कितने हैं, 30 लोग हैं। 30 में से 18 कितने हैं, लड़के हैं। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 12। ये क्या हो जाएगा, बॉय। ये क्या हो जाएगा, बॉय, और ये होगा गर्ल, ये हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो इनका जो रेशियो होगा हम देखते हैं। इनका जो रेशियो पहले निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12। इनका जो रेशियो होगा 5 3 2 का रेशियो होगा। ठीक है, और हमसे कहा है कि किसी कक्षा में लड़कों का जो एक टेस्ट है प्राप्त करता है, औसत कितना है, लड़कों का औसत कितना है, 16 है। और लड़कियों का हमसे पूछा गया है, लड़कियों का हमसे पूछा गया है, और लड़कों का टोटल का कितना दिया गया है, 18.1। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए टोटल क्या होगा, टोटल हमारा लड़कों और लड़कियों का औसत हमें ज्ञात होना चाहिए। यहाँ देखिए 18 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 बचे 90 और 90.5 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो टोटल का अगर गुणा करेंगे तो हमारा 90.5 आना चाहिए, जिससे हमें 16 3 48। तो हमारा किससे आ रहा है, 48 हमारा आ रहा है किससे, बॉय से। तो प्लस यक्स को कितने से गुणा करेंगे, 2 से, 2 यूनिट। अब यहाँ से यक्स का मान ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात होगा, 48 को इस तरफ माइनस करेंगे। तो देखिए 90 में से 48 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ 8 में से गया है 4, 42.5। 42.5 कितने यूनिट का मान है, यक्स 2x का मान कितना है, 42.5 है। तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, 21.25। ठीक है, 21.25, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक दुकानदार एक फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 7% तक का धोखा देता है, तो उसके कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए वो क्या कह रहा है कि वो खरीदते समय भी 7% का धोखा दे रहा है और बेचते समय भी 7% का धोखा दे रहा है। तो इसमें कहने का मतलब है कि जब वो कोई सामान 100 की जगह कितना खरीद रहा है, 100 की जगह 107 खरीद रहा है, और दे कितना रहा है, 100 की जगह कितना दे रहा है, 100 की, उसे देना कितना, जब ये खरीदते समय धोखा देगा तो कितने का देगा, 7 का देगा। तो 100 का सामान कितने का खरीदेगा, 107 का। ठीक है, और जब फिर बेचते समय जब धोखा देगा तब क्या होगा, कोई सामान जो है वो कितना है कि, ठीक है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को क्या होता है, 100 से कितना हो जाएगा, 100 से कट जाएगा। तो ये 93 रुपए का खरीद करके वो कितने का बेच रहा है, 107 का। कितने का अंतर है, 14 का। ठीक है, 14 का अंतर है कित पर, 93 पर। ये जो 14 रुपए का प्रॉफिट है कितने पर, 93 पे। 100% का मान हमसे पूछा है। तो देखिए 14, ये 93 हम चेक करेंगे। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो 1400 है। ये 1400 को हम 93 से क्या भरेंगे, भाग देंगे। ठीक है, ये एक बार में जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 93 माइनस करेंगे तो ये यहाँ पे 7 हो जाएगा। ये 13 में से 9 जाएगा तो 4 आएगा, 0 बार। ठीक है, अब ये कितनी बार जाएगा, लगभग 4 बार हम चेक करते हैं, क्योंकि ये 400 है, 400 का पार है। 4 बार जाएंगे, 4 तिहाई 12, 4 9 36। ठीक है, 36 से 37। ठीक है, यहाँ पे आएगा कितना, 8, और ये कितना हो रहा है, 46 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 में से 7 जाएगा, ये सॉरी 16 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से 3 0 हो जाएगा, 9 8 हो जाएगा। दशमलव करेंगे, ठीक है, दशमलव करेंगे तो यहाँ पे एक 0 हो जाएगा। ठीक है, 980 को करेंगे कितनी बार जाएगा, लगभग देख रहे हैं ये कुछ गलत कर दिए हैं क्या, 4 तिहाई 12, 4 9 36, 1 37। ठीक है, ये कितना आया था, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 13। ठीक है, 13 में से 9 जाएगा तो 9 4 13। ठीक है, 470 आ रहा है। कहाँ कैलकुलेशन गलती होता। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कहा है कि एक दुकानदार एक फल खरीदने और बेचने
में कम तौल का उपयोग करके 7% का धोखा देता है तो उसका कुल लाभ ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि ये जब खरीद रहा है तब भी 7% का धोखा दे रहा है, मतलब उसे तब भी कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 7% का, और जब बेच रहा है तब भी वो कम तौल रहा है, उसकी वजह से भी उसे 7% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों बार प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे सक्सेसफुल लगेगा। कितने बार लेके 7% का सक्सेसफुल लगाएंगे तो 2 बार किया है तो 7 + 7 प्लस कितना हो जाएगा 7 × 7/100। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14.49, क्योंकि 7 × 7 = 49, कितना हो जाएगा 14.49% का उसे क्या हो जाएगा प्रॉफिट। उसके टोटल कितना प्रॉफिट हो जाएगा 14.49 का। ठीक है, तो आज का ये 20 क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे YouTube चैनल कनेक्ट टू एग्जाम के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। मिलते हैं ऐसे ही मस्त टेस्ट के साथ। धन्यवाद।